हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा जो बिंदु है धम्म की नीति का मूल्यांकन। धम्म की नीति के बारे में, इसकी क्रियान्विति के बारे में विस्तार पूर्वक हम इसके पूर्व भाग में पढ़ चुके हैं। अब इस धम्म नीति का मूल्यांकन कि सम्राट अशोक के बाद यह धम्म नीति कितनी सफल रही। इस धम्म नीति के मुख्य आधार जो थे अहिंसा, सहिष्णुता, सदाचार। धम्म नीति के मुख्य सिद्धांत जिसके आधार पर धम्म नीति चलती है। वैसे तो अनेक सिद्धांत इसके अंदर है, परंतु मुख्य रूप से देखेंगे तो अहिंसा, सहिष्णुता और सदाचार ये धम्म की नीति के प्रमुख सिद्धांत हैं। अशोक के पश्चात जितने शासक हुए, क्या उन शासकों ने इस धम्म की नीति को अपनाया? धम्म की नीति अशोक की तरह ही आगे बढ़ी? उसका हम मूल्यांकन के रूप में देखते हैं। तो अशोक के पश्चात जो धम्म की नीति है वह अशोक के समय में जितनी उन्नत थी, प्रोन्नत थी, उसकी अपेक्षा न्यून मात्रा में उसके बाद के शासकों के समय में यह नीति कुछ आगे बढ़ी। यानी कि धम्म की नीति उसके बाद के शासकों के समय असफल रही। तो इसकी असफलता के कारण क्या थे? असफलता के कारण बाद के शासकों के समय धम्म की नीति असफल क्यों रही? तो जो उत्तराधिकारी थे वह दुर्बल थे। अशोक के बाद के जितने भी राजा हुए वह दुर्बल थे, यानी कि उनमें वह योग्यता नहीं थी, वह सैनिक गुण नहीं था, वह प्रशासकीय गुण में नहीं था कि वह धम्म की नीति पर चलकर साम्राज्य को एक कर सके। उनमें ये गुण नहीं होने के कारण वह धम्म की नीति को आगे नहीं बढ़ा सके। तो उनके समय में धम्म की नीति असफल रही। दूसरा जो कारण है राजनीतिक अराजकता। राजनीतिक अराजकता बाद के शासक दुर्बल होने के कारण उनका अपने देश के या प्रदेश के विभिन्न भागों में जो अधिकार था वह कमजोर हो गया। तो वहां के जितने भी जो अधिकारी थे वह स्वतंत्र हो गए, और स्वतंत्र होने के कारण देखते हैं कि प्रांत के विभिन्न भागों में जब ऐसे प्रकार के जब अधिकारी है वह स्वतंत्र होने लगे तो अराजकता दौर स्थापित हो गया। यानी कि जो शासक का जो नियंत्रण था वह देश के विभिन्न हिस्सों में कमजोर हो गया। इसके कारण धम्म की नीति का मूल्यांकन या कैसे धम्म की नीति पर वह शासक नहीं चल पाए, क्योंकि उनको राजनीतिक कार्य से फुर्सत नहीं थी, और इसके कारण धम्म की नीति सफल नहीं हो पाई। तीसरा हम देखेंगे शांतिवादी नीति। अशोक के द्वारा जो अपनाई गई नीति थी वह शांतिवादी नीति थी, और शांतिवादी नीति है वह शांति काल में ही देश में सफल हो सकती थी। बाद के शासक अशोक की तरह योग्य नहीं थे, कुशल प्रशासक नहीं थे, और कुशल प्रशासक न होने के कारण, दुर्बल होने के कारण, राजनीतिक अयोग्यता के कारण वह नीति सफल नहीं हो सकी। अशोक की धम्म की नीति के पीछे, सफल क्रियान्वयन के पीछे उसका मुख्य काल है शांतिवादी नीति। उसके उत्तराधिकारियों के समय जो विभिन्न भागों में राजनीतिक अराजकता, असंतोष का जो वातावरण पनपा, उसके कारण
अशोक के बाद के राजाओं के समय यह नीति सफल नहीं हो पाई और अनेक इतिहासकारों के द्वारा यह कहा गया है कि शांतिवादी नीति के कारण जो सैनिक तंत्र था वो कमजोर हो गया। सैनिकों को जो युद्धों में लगना चाहिए, युद्ध की तैयारियों में लगना चाहिए, वह जो समय था सैनिकों के लिए वह शांति का समय था। युद्ध की तैयारियां वगैरह बिल्कुल बंद हो गई तो बाद के राजाओं के लिए बहुत भारी कष्ट हुआ, ऐसा कुछ इतिहासकारों ने कहा है। तो कहीं नहीं, अशोक की दम्भ की जो शांतिवादी जो नीति थी वह बाद के राजाओं के लिए दुखदायी हो गई। वह सैनिक रूप से, सैनिक तंत्र के रूप में वह कमजोर हो गए। उसके बाद चौथा है दम्भ महामात्रों का अत्याचार। उसके जो दम्भ महामात्र थे, जिनको अच्छे कार्यों के लिए सब जनता के बीच संलग्न किया गया था, जैसे ही शासक कमजोर हुआ, शासक कमजोर होने के कारण जो दम्भ महामात्र थे वह अधिकार संपन्न हो गए और अधिकार संपन्न होने के कारण जनता के बीच अच्छे कार्यों के लिए उनको संलग्न किया गया था। अब जनता पर अत्याचार करने लगे और जनता पर अत्याचार करने के कारण हम देखते हैं जनता में असंतोष व्याप्त हो जाता है, जनता की स्थिति बहुत खराब हो जाती है। तो ये दम्भ की नीति सफल नहीं हो पाती है। अगला है प्रशासनिक तंत्र का विफल होना। प्रशासनिक तंत्र का विफल होना यानी कि जितने भी प्रशासनिक अधिकारी जो साम्राज्य के विभिन्न भागों में लगाए हुए थे, एक कुशल शासक के समय ही प्रशासनिक तंत्र है वह अच्छी तरह कार्य कर पाता है। अगर शासक अयोग्य हो, राजा अयोग्य हो, दुर्बल हो, दूरदर्शी न हो, अदूरदर्शी हो, तो उसके समय जो प्रशासनिक जो तंत्र होता है, बड़े बड़े जो अधिकारी होते हैं वह हावी हो जाते हैं। उनको जनता के हित के लिए जो लगाया गया था वह अपनी मनमर्जी से कार्य करते हैं। तो जो दम्भ की नीति थी वह इन विभिन्न कारणों से अशोक के बाद के उत्तराधिकारियों के समय दम्भ की नीति असफल रहती है। अशोक के समय दम्भ की नीति पूर्ण रूप से सफल रही थी और अशोक के बाद देखते हैं जितने भी अधिकारी आए लास्ट बृहदत्त तक, वे सभी अधिकारी बहुत कमजोर थे। उनमें शासन या शासक की जो योग्यता होती है, शासन करने का जो गुण होता है, वह गुण उनमें नहीं था। साम्राज्य विभिन्न भागों में खंड खंड हो जाता है। मौर्य साम्राज्य से पूर्व की जो स्थिति थी वह स्थिति फिर आने लगती है और दम्भ की नीति बाद के राजाओं के समय असफल होती है। धन्यवाद।